आज लिमिट स्टार्ट होने वाली है, डिफरेंशिएशन एंड हो चुका है ना। मैं आपसे कह के गया था कि डेरिवेटिव्स के बाद अपन लिमिट स्टार्ट करेंगे, और ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो डिफरेंशिएशन पे ही डिपेंड करता है, डेरिवेटिव्स पे। टॉपिक का नाम भी है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है, और डिफरेंशिएशन इसके थ्रू रिवाइज भी हो जाता है, डिफरेंशिएशन इसके थ्रू रिवाइज भी हो जाएगा, लिमिट्स के थ्रू रिवाइज होगा आपका, फिर एक बार रिवाइज होगा इंटीग्रेशन जो मैं कराऊंगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके थ्रू भी रिवाइज कराऊंगा, फिर जब डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा वहां पे भी रिवाइज कराऊंगा, और फिर जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराऊंगा इंटीग्रेशन के मेथड से तब भी डिफरेंशिएशन रिवाइज कराऊंगा। तो डिफरेंशिएशन आपको कई बार रिवाइज होने वाला है भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि लिमिट्स क्या है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि लिमिट्स क्या है। क्या तुमने ये चीज फील करी है कि आपने 12th में लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे और आपको कभी पता ही नहीं चला होगा कि हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, हमारे आंसर आ रहे हैं लेकिन कभी हमें फील नहीं आता कि ये लिमिट्स के आंसर कैसे आ गए, फील नहीं आता, हम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, क्वेश्चन हुए जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे, क्यों ऐसे ही करा, ये आंसर आ कैसे गया, सेटिस्फाई नहीं होते हम अपने अंदर, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि भैया लिमिट्स में आखिर हम ये मेथड ही क्यों कर रहे हैं, आखिर हम लिमिट्स में ये पैटर्न ही क्यों फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन करते हुए, कि क्या रीजन है क्या आखिर लिमिट, हम क्या आंसर निकाल रहे हैं। क्या आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन आए या नहीं आए जब आप 12th में थे, और जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा, और आपने ये भी फील करा होगा कि आप इस चैप्टर में कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते होंगे, ठीक है, कराया नहीं कराया पहले बताओ सारे लोग। तो भाई आज ये सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं, आगे आने वाली 3-4 क्लासेस में ये सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं कि आप क्यों लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट का मतलब क्या है, आप क्या आंसर निकाल रहे हैं, आप वही पैटर्न क्यों फॉलो कर रहे हैं, और जो आज तक आप रखते हुए आए हैं कि भाई लिमिट में ऐसे ऐसे करना है, और उसके बाद भी कभी आपको फीलिंग नहीं आई, कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया अपने क्वेश्चन करने पे, अपने आंसर पे, अपनी प्रोसेस पे, या कभी अपने अंदर सेटिस्फेक्शन या वो फीलिंग कि हाँ भाई मुझसे हो गया, मुझे कॉन्सेप्ट आता है, वो कभी आई ही नहीं, अब आएगी, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको लिमिट समझाऊंगा, भाई लिमिट है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन तो तभी करेंगे जब आपको पता होगी लिमिट क्या है, पता होगी लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट। सुनो भाई ध्यान से, कहां से इसका जन्म हुआ, पहला लेक्चर थोड़ा स्लो होगा, स्लो मतलब आपको समझाने वाला, और इस चीज को मैं आपको कम से कम 4 लेक्चर तक लगातार समझाता रहूंगा, ठीक है, जब तक आपके इस ऊपर वाली मंजिल में स्ट्राइक नहीं हो जाता, ठीक है ना। चलो भाई लिमिट्स के बारे में देखते हैं, आ जाओ भाई। इसका जन्म क्यों हुआ भाई, ये लिमिट्स का जन्म हुआ ही क्यों, पागलपंती है क्या, हम लिमिट्स करे जा रहे हैं, है क्या ये लिमिट्स। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, पहले एक चीज समझते हैं। मैंने कहा आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, अभी अपना दिमाग सिर्फ इस बात पर रखो कि लिमिट क्या है, क्योंकि यार तुम ना लाइफ भर एक ऐसे ट्रॉमा में जी जाओगे कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि आपने लिमिट में आखिर करा क्या। तो आज वो दूर कर लेते हैं, भले ही एक लेक्चर का टाइम लग जाए, मैं उस लेक्चर को कंपनसेट कर दूंगा, उस टाइम को कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको यही पता ना चले कि लिमिट आखिर क्या थी, तो फिर वो मेरा फेलियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हूं कि एक्स बराबर 2 पर निकालू, चाहे ये पूरा लेक्चर चला जाए मैं लिमिट आपको समझा के रहूंगा, क्योंकि एक बार मैंने आपको लिमिट समझा दी तो मैंने आपके अंदर वो चीज ना, वो माइंडसेट और वो थॉट डाल दी, बस वही मेरी जीत है। चलो भाई मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू बताओ एक्स इक्वल टू 2 पर। तो आपने क्या करा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस एक्स बराबर 2 पे पूछिए तो 2 पुट कर दो इसमें, 4 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, 0 बटे 0, और आप इसको कहते हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहते हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कभी क्या किसी ने आपको बताया कि व्हाट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हमें प्रॉब्लम क्या है इस 0 बाई 0 से, क्या आपको जानना है ये, चलो मैं बताता हूं आपको, आज की क्लास में आपको मजा आ जाएगा भाई, आप फील करोगे कि आपने ये सारी चीजें नहीं करी हैं, बिल्कुल नहीं करी हैं। चलो एक मिनट बस,
एक सेकंड बेटा, बस चलो कुछ पेज क्रिएट करे मैंने समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। चलो देखो भाई, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, आपके टीचर ने आपको बताया, आपकी बुक आपसे कहती है कि भाई ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो पता नहीं ऐसा भूचाल सा आ गया। अरे समझा तुमने व्हाट इज 0/0 फॉर्म, व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म? नहीं समझा कि जैसे x बराबर 2 पुट करा 0/0 आया, हमें तकलीफ हो गई। अरे तकलीफ तो तब होगी जब हमें समझ में आया हो कि 0/0 क्या है। समझा कभी है नहीं आपने 0/0 क्या है। चलो आज समझते हैं, मुझे कुछ चीजों का आंसर देना, ठीक है। देखो ये बताओ 8/2 कितना होता है, ठीक है, मजाक मत समझना। 16/4 क्या होता है, 10/5 क्या होता है, उसके अलावा 24/6 क्या होता है, उसके अलावा आप बताओ 2/2 क्या होता है, उसके अलावा आप बताओ 6/3 क्या होता है। अब आप सोच रहे होगे क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आज, हैं हमसे ऐसी छोटी मोटी डिवाइड पूछ रहे हैं। बेटा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट छोटी छोटी बातों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपने कभी रियलाइज ही नहीं करा। 8/2 को हम 4 लिखते हैं, 16/4 को हम 4 लिखते हैं, 10/5 को 2 लिखते हैं, और 3/6 को 2 लिखते हैं, और 6/24 को 4, और 2/2 को 1 लिखते हैं। अरे लिखते नहीं लिखते? ऐसा मेरा मानना है कि जिस हिसाब से चीजों को मैं सोचता हूं, उस हिसाब से अगर आप लोग चीजों को सोचना सीख जाएं, उस माइंडसेट को, उस थॉट प्रोसेस को अगर आप अपने दिमाग में रख लें, बना लें, और ऐसी थॉट प्रोसेस आपकी हो जाए, सच बता रहा हूं लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। और मेरा ऐसा भरोसा है कि मैं अपने इस थॉट प्रोसेस को, इस माइंडसेट को आप लोगों तक पहुंचा के ही रहूंगा, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स में मैं आपको मैथ को देखने का जो आपका तरीका है, जो नजरिया है ना, उसको चेंज करूंगा, ठीक है। चलो अब मैं इससे थोड़ा अलग तरीके से इसका नजरिया चेंज करता हूं इस बात का, देखना जरा। क्या इसको मैं ये कह सकता हूं 2 into 4 जो है वो 8 होता है, 2 4 जा 8, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे लिखा होता है। अब कहोगे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो हमको पता है। बेटा इसने नजरिया बदल दिया इस बात का, सुनते रहना मेरी बात। अब 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 2 1 जा 2। क्या आपके दिमाग ने पैटर्न समझ लिया? चाहे मैं एक भी क्वेश्चन ना कराऊं आज, लेकिन लिमिट से रिलेटेड चीजें आपके दिमाग में डालूंगा आज मैं, कि आपने ये सब चीजें इग्नोर कर दी, कभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है। ऐसा होता है ना, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 2 1 जा 2। और प्लीज भाई कमेंट करना जरूर, ठीक है, मजा आए तो, ठीक है। मुझे भरमार चाहिए आपके कमेंट्स की कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, आपको कैसा लगा, क्या आपने ये सब चीज पहले पढ़ी थी, रियलाइज करी थी, क्या आपको ये पहले पता थी? चलो भाई अब देखो, जब 0/0 आती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये पैटर्न सेट कर लो दिमाग में, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, ऐसा आती है। अपना डिवाइड है ना, ऐसे काम कर रहा होता है। अब सुनना, मैं कुछ आंसर लिख रहा हूं भाई। 0/0 बराबर 1, 0/0 बराबर 2, 0/0 बराबर 3, 0/0 बराबर 4, 0/0 बराबर 5, 0/0 बराबर -1, 0/0 बराबर 1/2 या 0.5। अब पढ़ना शुरू करना, पढ़ना शुरू करना, पढ़ना शुरू करना मेरे साथ। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 -1 जा 0, 0 0.5 जा 0। पता है यहां से क्या साबित हुआ? अब भी तुम नहीं समझे। यहां से साबित हुआ 0/0 के बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। ये 0/0 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका कोई फिक्स आंसर पॉसिबल नहीं है, इसके इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 0/0 1 होता है, या 0/0 2 होता है, या 0/0 3 होता है, या 0/0 4 होता है। मैं उस डिवाइड को फिक्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहता हूं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसे मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये अनडिफाइंड है कि मैं निकाल ही नहीं सकता, मैं निकाल नहीं पा रहा। आंसर तो है लेकिन बहुत सारे आंसर है, मैं कोई फिक्स आंसर बोल ही नहीं सकता। इन्फिनिटी एक फिक्स आंसर नहीं है, इसलिए वो अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी कोई फिक्स आंसर नहीं है भाई, 1 तो एक आंसर है ना,
लेकिन दिक्कत है कि ये डिवाइड रुकता ही नहीं है, ये बहुत सारे आंसर देता है। 0/0 1 भी हो सकता है, 0/0 2 भी हो सकता है, 0/0 3 भी हो सकता है। हर एक डिवाइड का आंसर डिफाइन आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि डिवाइड का कोई फिक्स आंसर नहीं है कि 0/0 1 ही होता है, ये 2 भी हो सकता है। देखो ना, मैंने प्रूफ करा 0/0 = 2, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। यही पैटर्न है रियलिटी में इसका। दैट मीन्स 0/0 डिफाइन तो है लेकिन फिक्स नहीं है। मैं इसको डिटरमाइन नहीं कर पाया हूं कि ये इक्वल टू यही होता है, ये ऐसा नहीं कर पाया हूं बेटा मैं। तो इसलिए हम इसको अनडिफाइन नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट। मैं नहीं निकाल पाया हूं उसका फिक्स आंसर। समझ में बात आई? तो 0/0 इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट अ अनडिफाइंड फॉर्म। ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, इनडिटर्मिनेट, जिसका आंसर मुझे नहीं पता, जिसका ग्राफ पर मैं आंसर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो आंसर क्या है, कितनी वैल्यू रख रहा है। इंफिनिटी अनडिफाइंड है, इसके आंसर, इसके नंबर ऑफ आंसर्स बहुत सारे हैं। आंसर तो फिक्स आते हैं मतलब बहुत सारे हैं। आंसर फिक्स आते हैं लेकिन आंसर फिक्स नहीं है। नहीं बात समझे? नंबर ऑफ आंसर्स फिक्स नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आंसर्स तो एक ही होने चाहिए ना डिवाइड के। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तुमसे पूछा 4/2, तो आपने बताया आज कि सर 2 होता है। फिर मैंने कल पूछा 4/2, आपने कहा सर 3 होता है। फिर मैंने पूछा 4/2 कितना होता है, आप कहोगे सर 4 होता है। फिर 4/2 पूछा, आप बताओगे 4/2 सर 6 होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? डिवाइड का आंसर तो फिक्स होता है ना। तो यहां पर आंसर फिक्स नहीं है। हाँ देखो, जो भी आंसर हो सकते हैं वो सारे के सारे डिफाइन वे में चल रहे हैं। 1 2 3 आंसर डिफाइन है, लेकिन आंसर फिक्स नहीं है। आंसर डिफाइन है, फिक्स नहीं है। ठीक है, मैं जड़ में जाके बताने की बात करूंगा तुम्हारे दिमाग में एकदम। तो दिस इज वाई कि 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसका आंसर ही मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि अनडिफाइन है, मैं निकाल ही नहीं पा रहा। ठीक है, इसलिए वो इनडिटर्मिनेट है, इसलिए उस आंसर को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कहां वही पे कहां दिखाऊं, पता ही नहीं है कितना है वैल्यू में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटी सी बात हुई कि व्हाट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बात हुई, पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दूसरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बात करता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। फिर आपने पढ़ा होगा, दूसरा पढ़ा होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इन दो के बारे में और पढ़ते हैं, एक आइडिया लगाते हैं व्हाट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखो जरा ये क्यों इनडिटर्मिनेट है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, 4/4, 3/3, इन सब के आंसर बताना मुझे। 2/2, 5/5, 6/6, 7/7, इनके आंसर बताओ मुझे जरा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर 1 है, इसका आंसर भी 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 1 है। आपको लगा होगा सर क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं, ये तो हम सबको ही पता होता है। लेकिन देखो सुनो, ध्यान दो सारे लोग, जब ये वाला नंबर डिफाइन होता है और ये वाला नंबर भी डिफाइन होता है और दोनों आपस में वैल्यू में बराबर होते हैं, तब जाके उनके डिवाइड का आंसर 1 आता है, और वो 0/0 नहीं होने चाहिए। देखो जरा क्या क्या हो रहा है। ये वाला आंसर, ये वाला जो न्यूमरेटर है वो डिफाइन हो, ये वाला डिनोमिनेटर डिफाइन हो, दोनों वैल्यू में बराबर हो, 0 ना हो, तो उनका डिवाइड आंसर 1 आता है। देखो ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, इंडिविजुअली दोनों बराबर हैं, उनका डिवीजन 1 आया। ये बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों डिफाइन होने चाहिए, और दूसरा सबसे मेन है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। अब देखो हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट दो, बराबर 1 लिख दो। यार किसने इस इन्फिनिटी को देखा है? तुम में से किसी ने इस इन्फिनिटी को देखा है? अरे पहले वाले इन्फिनिटी को तुमने देखा है क्या? दूसरे वाले इन्फिनिटी को तुमने देखा है क्या कभी? तो कैसे कह सकते हो दोनों इन्फिनिटी वैल्यू में बराबर है? बताना मुझे। हो सकता है कि ये ऊपर वाला इन्फिनिटी इससे 2 बड़ा हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना इन्फिनिटी में अगर मैं 2 भी जोड़ता हूं तो भी वो इन्फिनिटी होता है। तो हो सकता है ना इस वाले इन्फिनिटी में 2 जोड़ के ऊपर वाला इन्फिनिटी आया हो, 3 जोड़ के आया हो, 4 जोड़ के आया हो, 5 जोड़ के, 6 जोड़ के, 10 जोड़ के, 10 के मल्टीप्लाई करके, 10 माइनस करके, 5 माइनस करके, 2 माइनस करके, डिवाइड बाय 2 करके, डिवाइड बाय 3 करके,
दैट मीन्स मुझे किसी इंफिनिटी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी बटे 2 भी इंफिनिटी ही लिखते हैं हम, इंफिनिटी बटे 4 भी इंफिनिटी ही लिखते हैं हम। तो ऊपर वाला इंफिनिटी बड़ा है, नीचे वाला इंफिनिटी बड़ा है, या ऊपर वाला इंफिनिटी छोटा है या नीचे वाला इंफिनिटी छोटा है, या दोनों बराबर है, मैं बता ही नहीं पा रहा, आज तक नहीं बता पाया। तो दोनों की डिवाइड तो कैसे बता दूंगा, क्योंकि डिवाइड डिपेंड करती है कि वो नंबर कैसे हैं। ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो कुछ आंसर आएगा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो कुछ आंसर आएगा, बराबर होंगे तो 1 आएगा। लेकिन क्या तुम में से कोई कह सकता है कि ये दोनों इंफिनिटी बराबर हैं? इन्फिनिटी किसी ने देखा है? हम बराबर कब बता पाते हैं? जब वो वैल्यू कहीं रुकी हो, जाके पता हो कि दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। रोकना जरा, हाथ से रोक के दिखाना इन्फिनिटी को। और जब मैं रोक नहीं पा रहा तो इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं, बहुत सारे। हो सकता है इस वाले इन्फिनिटी से ये 4 गुना हो तो कट के कितना आएगा 4, हो सकता है ऊपर वाला 5 गुना हो, कट के कितना आएगा 5, हो सकता है नीचे वाला 5 गुना हो तो कट के कितना आएगा 1/5। दैट मीन्स इसके भी बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। मैं कोई परफेक्ट आंसर बता ही नहीं सकता इसका, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू इंफिनिटीज। दैट्स व्हाई दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं ये। अब देखो हमारे दिमाग में क्या आता है, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी गया 0 आएगा। अरे एक बात बताओ, मुझे नहीं पता पहला वाला इन्फिनिटी वैल्यू में कितना है, तो तुम कहोगे पहला वाला इन्फिनिटी में वैल्यू में कितना, पता तो है इन्फिनिटी इन्फिनिटी है वैल्यू में। हाँ क्या क्या इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी? इन्फिनिटी वर्ड ही ऐसा है जो इनफाइनाइट है, जो मैं कभी नहीं फाइनाइट कर पाया, निकाल पाया। तो मुझे कैसे पता कि ये वाला बड़ा है ये वाला बड़ा है? अरे ये साइन देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों बराबर हो गए। हमें जब नहीं पता वो वैल्यू कहां जाके रुक रही है तब जाके मैंने इसको साइन दे दिया एक। ये साइन का मतलब थोड़ी ना है कि दोनों बराबर है, क्योंकि इन्फिनिटी में मैं 10 की मल्टीप्लाई करूं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंट मान लो कि मैंने किसी इन्फिनिटी में 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो तुम आंसर तभी भी तो इन्फिनिटी लिखते हो ना। तो हो सकता है ना ऐसा इसके साथ चल रहा हो कि ये वाला इन्फिनिटी इससे 10 गुना चल रहा हो, तब भी तो मैं इसको इन्फिनिटी लिखा होगा ना। अरे हो सकता है ना ये इन्फिनिटी से 10 गुना चल रहा हो, तब भी तो मैंने इसको इन्फिनिटी ही लिखा होगा ना एट लास्ट। 10 इंटू इन्फिनिटी तो कभी नहीं लिखते हम, यानी ये बड़ा है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, कितने गुना हो सकता है, वी डोंट नो। That's why this is also a indeterminate form. This is also an indeterminate form. मुझे नहीं पता, डिटरमाइन नहीं कर सकता मैं इन दोनों के रिलेशन को, तो दिस इज ऑल्सो ए इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट, निकाल नहीं पाया हूं इसका आंसर। मुझे पता है आंसर आ सकता है, अगर बराबर हो गए तो 0 आ सकता है, ये बड़ा हुआ तो कुछ वैल्यू आ सकती है, छोटा हुआ तो नेगेटिव में वैल्यू आ सकती है, लेकिन पता नहीं है कि क्या आएगी। इसलिए क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसा है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। दैट्स व्हाई। तो कुछ समझ आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे चल रही है? समझ आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कैसे काम कर रही हैं? अब आते हैं लिमिट्स। लिमिट का क्वेश्चन क्यों बनना शुरू हुआ, ये लिमिट चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों क्वेश्चन बनाया इसका, ध्यान दो जरा। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा एक्स स्क्वायर, वही पहला वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका आंसर बताओ एक्स बराबर 2 पर। अब तुमने क्या करा कि x बराबर 2 पुट कर दिया। ऑब्वियसली हम करते हैं पुट भाई, जब मुझे x बराबर 2 पर किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा है तो मैं बिल्कुल उसमें 2 पुट करूंगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 गया 0, 2 में 2 गया 0, 0/0। अब तुम यहां रुक गए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन उठना शुरू हो गया कि यार 0/0 तो कुछ होता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो मैं क्या कहूं सर से, सर ने पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का आंसर बताओ एक्स बराबर 2 पर। मैंने कहा सर 0/0। सर कहेंगे ये 0/0 क्या होता है, ये तो इनडिटरमिनेट है, इसको तो मैं बता ही नहीं सकता ग्राफ में कहां है ये, मैं ग्राफ पे भी बता नहीं सकता। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कहीं गैप आएगा, कहीं गैप आएगा ग्राफ में। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या वैल्यू है पता ही नहीं है। मैंने क्या करा, एक ग्राफ ड्रॉ करा, उस ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम मैंने देखा भैया x बराबर जैसे ही मैंने 2 रखा तो 2 पे तो वैल्यू नहीं पता, और वैल्यू नहीं पता तो कहां रिप्रेजेंट करूं, कहां रिप्रेजेंट करूं उस चीज को, कहां? तो इसलिए गैप छोड़ दिया। ग्राफ बनाते टाइम ग्राफ में गैप छोड़ना पड़ा, क्योंकि पता ही नहीं था, पता ही नहीं x बराबर 2 पर क्या वैल्यू दे रहा है ग्राफ। जो वैल्यू नहीं दे रहा तो वहां पर ग्राफ ही कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्राफ हो गया तो दैट मींस मुझे तो वैल्यू पता है वहां पर क्या है।
लेकिन जब मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करा न्यूमेरिकली तो वैल्यू आई ही नहीं। तो क्या ग्राफ पर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो x बराबर 2 की जगह मुझे खाली स्थान छोड़ना पड़ गया। होता है भैया ऐसा, ग्राफ देखोगे आप तब जाके लिमिट का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन, कि चलो यार x बराबर 2 पे नहीं निकाल पा रहे हो तो x बराबर 2 से थोड़ा पीछे निकाल लो या थोड़ा सा आगे निकाल लो आंसर। अब ऐसा क्यों करा? तुम कहोगे जब सही नहीं चल रहा है इस ग्राफ के साथ सब कुछ, इसमें गैप आ रहा है, x बराबर 2 पर ये फेल हो रहा है, फेल मतलब वैल्यू नहीं दे रहा, तो इस ग्राफ को पढ़ क्यों रहे हैं? अरे बेटा लाइफ ऐसा नहीं चलती है, कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ गुणों को देखा जाए, मैंने देखा 100 में से आपके अंदर कितने गुण हैं, तो आपके अंदर गुण निकले 99। ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, आपके अंदर गुण निकले 99, एक अवगुण है। तो आपको मैं क्या कहूंगा, गुणी व्यक्ति हो आप या अवगुणी व्यक्ति हो आप? गुणी कहूंगा ना। तो अपने समाज में आपके साथ दोस्ती बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, या ये कहूंगा कि इसमें तो एक अवगुण है मैं इसके साथ दोस्ती नहीं रख रहा? क्योंकि आपको तो पता है संसार तो ऐसा है कि उल्टा है, संसार में तो 99 अवगुण और एक गुण। तो अगर पूरा ग्राफ हर जगह पास चल रहा है, पास है, फॉलो कर रहा है हर चीज को, वैल्यूज दे रहा है, वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, और कहीं एक दो जगह वो फेल हो गया कि उसने वैल्यू दी नहीं, दे नहीं पाया, ऐसी वाली वैल्यू दे दी जिसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो क्या मैं उस ग्राफ को ना पढ़ूं? ये तो बिल्कुल अन्याय है यार उसके साथ। क्या मैं उस ग्राफ को पढ़ ही नहीं रहा क्योंकि उसमें एक फ्लॉ आ गया कि x बराबर 2 पर मुझे वैल्यू नहीं दे रहा वो? हाँ, मैं उसे कह दूंगा कि यार मैं इस ग्राफ को रीड कर रहा था, मुझे पता चला कि x बराबर 2 पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, मैं उस फ्लॉ को बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। फिर तो मैथ्स और फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कभी नहीं पढ़ोगे। फिर जैसा बोर्ड्स मॉडल हो गया केमिस्ट्री में, फिर तो आप पढ़ोगे ही नहीं क्योंकि बोर्ड्स में जो बताया वो तो बाद में जाके फेल हो गया। लेकिन जो और थ्योरीज बनी उसमें तो बोर्ड्स ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया, फिर तो रदरफोर्ड्स मॉडल आप पढ़ोगे ही नहीं। अभी तो आइंस्टीन मॉडल भी फेल हो जाएगा कुछ दिनों बाद, फिर तो आप आइंस्टीन को भी बेकार बताओगे। नहीं बेटा, उन्होंने उस चीज को आगे लेके गए, मतलब करीब लेके जा रहे हैं वो परफेक्शन के, तो उनका योगदान है, हम पढ़ेंगे उन्हें। अगर आइंस्टीन की थ्योरी बुक में ना दी जाए तो आप फिर से जीरो लेवल पे आ जाओगे। अब आप क्या करते हो, बोर्ड थ्योरी पढ़ते हो, रदरफोर्ड पढ़ते हो, आइंस्टीन पढ़ते हो, ये काम हो चुका है लाइफ में, अब मुझे इससे आगे कर रहा है। अगर आपके पास वो थ्योरी ही ना हो तो आप कैसे आगे करोगे? आप तो फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे। तो आपका ये सोचना कि सिलेबस में कुछ भी डाल देते हैं, ये गलत है बेटा। हो सकता है जो आइंस्टीन ने चीजें बताई हैं वो चीजें फेल हो जाएं और बोर्ड की कोई चीज जो है वो सही साबित हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो बोर्ड ने कोई चीज बताई है उससे हो सकता है तुमको आइडिया आ जाए, भले ही बोर्ड ने गलत साबित करी हो कोई चीज, मतलब गलत प्रूफ करा हो किसी चीज को, गलत चीजें निकाली हो, गलत आउटकम्स दिए हो, लेकिन हो सकता है उस गलत आउटकम से तुम्हारे अंदर एक क्लिक आ जाए कि यार ये गलत हुआ पर मैं इसको ऐसे सही कर सकता हूं। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए मैं इस ग्राफ को जरूर पढ़ूंगा भाई, भले ही ये ग्राफ x बराबर 2 पर वैल्यू ना दे रहा हो, भले ही ये ग्राफ x बराबर 2 पर वैल्यू ना दे रहा हो, पर मैं इसको पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा, 100% पढ़ूंगा, ठीक है? तो भैया ये ग्राफ फेल हो गया तो एग्जामिनर को भी पता है कि ग्राफ फेल हो गया, इसको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 x बराबर 2 पर फेल हो गया, तो उसने x बराबर 2 पर क्वेश्चन ही नहीं पूछा। लिमिट का जन्म यहीं से हुआ है, एग्जामिनर को पता है x बराबर 2 पर इनडिटरमिनेट आंसर आ रहा है, मतलब आंसर ही नहीं आ रहा है, तो वो x बराबर 2 पर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, तो वो आपसे पूछेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, क्योंकि इसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग है या तो चीजें x से थोड़ी सी छोटी हैं या चीजें x से थोड़ी सी बड़ी हैं, तब मुझे इसका आंसर बता दो, तब मुझे इस ग्राफ की वैल्यू बता दो, तब मुझे इस क्वेश्चन की वैल्यू बताओ जब x 2 नहीं है, 2 के पास में है, क्योंकि x टेंडिंग टू 2 का मतलब होता है 2 के पास होना, 2 से जस्ट छोटा भी हो सकता है, 2 से चीजें जस्ट बड़ी भी हो सकती हैं। क्योंकि जब ग्राफ 2 पर फेल हो रहा है मेरे बाबू, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं उस ग्राफ को जब मैं पढ़ना शुरू करूं, मैं माइनस इंफिनिटी से पढ़ते 0 पाया, 1 पाया, 1.5 पाया, 1.9 पाया, 1.999999999 तक पढ़ना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 पर फेल हो जाएगा तो नहीं पढ़ूंगा, फिर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस ग्राफ को फिर से 2.000000000.1 से पढ़ना, फिर से शुरू करना, क्योंकि वहां पर तो वो फेल नहीं है ना,
फिर 2.0000000.2 ऐसे उस आगे की तरफ पढ़ते चले जाना, 2 पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। दैट्स वाई लिमिट का जन्म हुआ। 2 पर नहीं पढ़ सकते तो 2 के जस्ट पास तक तो पढ़ेंगे, पीछे से लेके आते आते 2 के जस्ट पास तक, फिर 2 के जस्ट पास से स्टार्ट करते हुए आगे लेके जाएंगे, उस ग्राफ को पढ़ते हुए हम जरूर निकलेंगे। 2 पर नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं। दिस इज वाई एग्जामिनर को भी पता है कि x बराबर 2 पर एक क्वेश्चन फेल हो रहा है, तो इस वजह से ही इस क्वेश्चन को आपसे वो पूछता है लिमिट x टेंडिंग टू 2। कोई तो रीजन रहा होगा ना जो लिमिट में क्वेश्चन पूछ रहा है, x बराबर 2 पर नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि क्वेश्चन फेल हो रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि लिमिट का मतलब होता है ये, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जब 2 के जस्ट पहले तक पढ़ना है हमें, और ये होती है राइट हैंड लिमिट, जब 2 के जस्ट बाद से दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना है उस ग्राफ को। मतलब पढ़ते 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 यहां तक आ गया, फिर गैप आया, फिर यहां से फिर से पढ़ना शुरू कर दिया राइट हैंड लिमिट से मैंने उस ग्राफ को। समझ आई बात? समझ आई? तो एग्जामिनर क्यों लिमिट पे क्वेश्चन बना रहा है? क्योंकि उसे पता है कि उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू पर वो क्वेश्चन फेल हो रहा होगा, उस क्वेश्चन की वैल्यू मुझे नहीं मिल रही होगी, तो वो कहता है भैया मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ बता दो कि जब x उसके आसपास है तब उस क्वेश्चन, तब उस ग्राफ की वैल्यू क्या है। दैट्स व्हाई लिमिट का इंट्रोडक्शन हुआ। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की वजह से लिमिट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ कि भैया मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं चाहिए आंसर, नहीं मिल रहा तो नहीं चाहिए, मुझे तो पास में बता दो। और पास में बताने का मतलब ही लिमिट होता है, पास में बताने का मतलब ही लिमिट होता है, इस वजह से लिमिट का जन्म हुआ। लिमिट चैप्टर का जन्म इसी वजह से हुआ, एग्जैक्ट पे नहीं निकाल पा रहे हैं। समझ में आई बात? अभी और अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा, टेंशन मत लो भाई, मैं एक दिन में कंपोजिट कर दूंगा क्वेश्चंस को, उसकी टेंशन मत लेना। इस चैप्टर में बहुत डाउट रहते हैं, तो इसलिए मुझे इसे समझाना बहुत जरूरी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ और चीज समझते हैं। सुनो भाई, अब इसमें हम स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं। हम लिमिट तो समझ गए कि भाई लिमिट में चीजें ऐसा होती हैं, तो आपने एक तरीका अपनाया होगा चीजों को करने का, उस पर बात करता हूं भाई। जैसे लिमिट में क्वेश्चन आया x² - 9/x-3, फिर इसी तरीके को मैं यहां पे लागू करूंगा जब x बराबर 3 पे पूछेगा और यही पूछेगा x² - 9/x-3। एक और मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से निकाल रहा हूं बेटा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से मैं चीजों को देखता हूं, जो मेरा नजरिया मैथ्स को देखने का वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस के साथ आता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में खुद फोड़ता रहता हूं। अब तक 31 एग्जाम्स मैंने क्लियर करे हुए हैं, ठीक है। पुराने बच्चों को पता है जो मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरा चीजों को देखने का, किसी भी सब्जेक्ट को देखने का, किसी भी बात को देखने का ना, जो थॉट प्रोसेस है, जो नजरिया है, वो एकदम अलग है, माइंडसेट ही बिल्कुल अलग है। तो आपका भी एक अपना खुद का एक एटीट्यूड होना चाहिए चीजों को देखने का, ठीक है। चलो, तो मैं दोनों को बताता हूं कि आप क्या गलती करते हो, आपका दिमाग क्या सोचता है। तो आपका दिमाग ऐसा सोचता है कि जब सर लिमिट के क्वेश्चन को कराते हैं आप, तो लिमिट वाली बुक कहती है कि इसको a² - b² की तरह कर लो, a + b और a - b। फिर लिमिट वाली बुक कहती है कि इसको काट दो, इस वाले फैक्टर को, फिर x बराबर 3 पुट कर दो, आंसर आ गया 6। लेकिन अगर इसी काम को हम यहां पे करते हैं तो क्यों सक्सेसफुल नहीं है। x + 3 x - 3 अपॉन x - 3, x - 3 से x - 3 गया, आंसर तो यहां पे भी 6 आ रहा है। अरे आया होगा नहीं आया होगा तुम्हारे दिमाग में, सारे लोग बताओ, जरूर आया होगा तुम्हारे दिमाग में कि भाई जब लिमिट का चैप्टर करते हैं तब तो हम ऐसी प्रोसेस लेके आते हैं कि आंसर 6 बता देते हैं, पर यहां पर नहीं करते हैं ऐसा काम। आ तो यहां पे भी 6 रहा है कट पिट के, जो काम हम यहां करते हैं उसको यहां क्यों नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत तरीके से सोच रहा है। बताता हूं कैसे, देखो भाई ध्यान से। जब आपने इस फैक्टर को काटा, जब आपने इस फैक्टर को काटा तो आपने रियल में क्या काटा, आपने रियल में 0 से 0 को काटा है। देखो नहीं तो x बराबर 3 पर ये वाली कहानी 0 है, क्या है 0, और ये वाली कहानी भी 0 है, और आपको पता है कि 0 से 0 कट नहीं सकता। फिर कहोगे यही तो आपने यहां पे करा है, बिल्कुल नहीं करा है।
क्योंकि यहां पर x बराबर 3 है भी नहीं, यहां पर x बराबर या तो 2.999 डॉट 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 है, या x बराबर 3.000 डॉट 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 1 ये है। तो यहां पर x माइनस 3 का आंसर निकालूंगा तो वो कांस्टेंट आएगा, जो ऐसा कुछ होगा 0.000 डॉट 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 1 या माइनस 0.000 डॉट 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 1। और हम कांस्टेंट से कांस्टेंट को काट सकते हैं, हम कांस्टेंट से कांस्टेंट को काट सकते हैं, पर जीरो से जीरो को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि लिमिट का मतलब x बराबर 3 नहीं होता। या तो 3 से पीछे की चीजें पूछी जा रही हैं, जस्ट पीछे की, या 3 से जस्ट आगे का ग्राफ पूछा जा रहा है। और जब 3 से चीजें बड़ी हैं या छोटी हैं तो x माइनस 3 जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, छोटा कांस्टेंट है। और कांस्टेंट से कांस्टेंट कट सकता है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट सकता है। लेकिन यहां पर x एग्जैक्टली 3 था, और 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। रियल में आपने x माइनस 3 को नहीं काटा, आपने 0 से 0 को काट दिया, जो कि आप काट नहीं सकते, क्योंकि 0 से 0 नहीं कटता है। 0 से 0 काट के आपने 1 कह दिया, और 0 बाय 0 1 नहीं होता है, 0 बाय 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। समझ में आ रही है बात? और ये आंसर बराबर में नहीं आता है, ध्यान रखना है बात, हम गलत करते हैं। बुक एक बार आपको बताती है और फिर बाद में बुक एक बार बताने के बाद में खुद ही फॉलो नहीं करती है। सारे आंसर लिमिट के टेंडिंग टुवर्ड्स होते हैं, सारे के सारे आंसर। क्योंकि बाद में क्या बचा था, x प्लस 3, और x कितना है, x 3 के पास है, 3 नहीं है। क्योंकि अगर 3 होता तो 3 प्लस 3 6 आता, 3 के पास है, 3 के पास है, 3 के पास है, तभी मैं इस फैक्टर को काट पाया हूं। तो आंसर 6 के पास आएगा, आंसर 6 के पास आएगा, 6 नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? बुक बाद में इसको बराबर लिखना शुरू कर देती है, जबकि हर एक लिमिट का आंसर टेंडिंग टुवर्ड्स है, टेंडिंग टुवर्ड्स 4, टेंडिंग टुवर्ड्स 6, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, टेंडिंग टुवर्ड्स 10, टेंडिंग टुवर्ड्स 20, टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2। Every answer of this chapter is tending towards, not exactly, never it will। समझ में आई? क्यों जब बराबर था तब ऐसे सॉल्व नहीं करा, और क्यों लिमिट में ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, क्यों लिमिट में मैं काट लेता हूं उन्हीं फैक्टर्स को, और क्यों मैं जब बराबर दे रखा होता है तब नहीं काट पाता। समझ में आई इसका अंतर? इसका अंतर समझ में आया? इसका अंतर समझ में आया ना? मुझे कमेंट्स चाहिए भाई इस वीडियो के नीचे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भाई चलो नेक्स्ट आगे कुछ चीजें समझते हैं कि कैसे हैं चीजें। सुनना मेरी बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब तुम्हें पता है लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी ना आसान नहीं है। मतलब एक तो इक्वल टू पे सॉल्व करना ही मुश्किल हो रहा था हमें, कि इक्वल टू पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी। जब एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर रहा था कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्या 99% लिमिट के क्वेश्चन में तो ऐसे ही होगा, तो क्या हो रहा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म एग्जैक्ट वैल्यू पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर, एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या चल रहा था मेरे साथ। थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, 0/0 फॉर्म आ रही थी, अभी तो लिमिट का क्वेश्चन बनना शुरू हुए। क्या चल रही थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस चीज को इनडिटरमिनेट फॉर्म, इस चीज को सही करने के लिए कि भैया तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई बात ना, उस पर मत पढ़ो। तो किसका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ इसको टैकल करने के लिए, लिमिट का। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि लिमिट को सॉल्व करना भी इतना आसान नहीं है, ये लिमिट सॉल्व करना भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बताता हूं क्यों नहीं है, नहीं है, बताता हूं क्यों नहीं है। जब तक मैं चीजों को मिनिमाइज नहीं करूंगा तब तक आसान नहीं है। देखो मेरे कहने का क्या मतलब, एक बार पॉज करो और जरूर लिखना कि एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट पॉइंट पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी, इस वजह से इस चैप्टर का जन्म हुआ। लेकिन ये लिमिट चैप्टर को करना भी इतना आसान नहीं है, लिमिट के क्वेश्चन को भी करना आसान नहीं है। मतलब एक तो एग्जैक्ट वैल्यू को प्रॉब्लम हो रही थी तो उसकी वजह से लिमिट आया, फिर कहोगे लिमिट को आसान क्यों नहीं है करना। अब पूछोगे ना लिमिट को आसान क्यों नहीं है करना, लिमिट में तो आप काटा पीटी करके कुछ भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि लिमिट पे तो एग्जैक्ट पॉइंट पे पूछ ही नहीं रहा वो। लेकिन नहीं है, मैं बताता हूं कैसे नहीं है, समझना। इसको पॉज करके लिख लेना, फिर बताता हूं कैसे। देखो भाई ध्यान सुनना, मैंने आपसे कहा ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और मैं कहूं x² प्लस 4x प्लस 2, इसकी वैल्यू निकालो। तो अब आप क्या पुट करोगे, सुनना, बड़ी डिप्लोमेटिक चैप्टर है, बड़ा डिप्लोमेटिक चैप्टर है, सुनना बहुत अच्छे से इस बात को।
अब हमें पता है कि x 3 नहीं है, यानी x या तो 2.9999 है या x बराबर 3.000 है। अब बड़ी समस्या है यार कि अगर मान लूं मैं कि अगर x ये चल रहा है तो इस चीज का आंसर ऐसा आने वाला है 2.999 का स्क्वायर प्लस जो बिल्कुल लिमिट का मतलब है वो ये है जो मैं अब लिख रहा हूं, प्लस 4 इंटू 2.999 प्लस 2। क्या इस चीज को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल नहीं है कि पहले मैं 2.9999999999999999 पता ही नहीं है कहां पर रुक रही है वो चीज, और उस चीज का मुझे स्क्वायर भी करना है। जो चीज मुझे खुद नहीं पता कि कहां पे रुक रही है उसका मैं स्क्वायर कैसे कर लूंगा? फिर जो चीज मुझे खुद नहीं पता कहां पे रुक रही है उसको मैं मल्टीप्लाई बाई 4 कैसे कर लूंगा? और फिर 2 को प्लस भी कर दूंगा। थोड़ा डिफिकल्ट सा नहीं लग रहा है सिनेरियो? बहुत ही डिप्लोमेटिक चैप्टर है जो मैंने अब तक बताया। देखो अभी थोड़ी डिप्लोमेटिक चलेगा, मैं अपने फायदे के लिए कुछ चीज करूंगा देखना इस चैप्टर में, इस रीजन की वजह से कि भैया मैं ऐसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं कर सकता, मैं ऐसी वैल्यू को किसी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। पहले मैंने क्या बताया भाई, ये पहला लेक्चर ना सच बता रहा हूं जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में ब्लास्ट कर देगा। सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू पर क्वेश्चन फेल होता है तो उस क्वेश्चन को ही एग्जामिनर लिमिट पे पूछता है कि कोई बात नहीं है उस पर फेल हो रहा था लिमिट पे बता दो। फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि लिमिट पे भी क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है। देखो ना कैसा रायता फैलता है, क्योंकि असलियत में तो मतलब यही है ना लिमिट का, एक्सटेंडिंग टू 3 का मतलब या तो 2.999999 या 3.0000001। और उसका स्क्वायर कैसे करूं? मुझे तो पता ही नहीं वो चीज कहां रुक रही है। अरे रुके तभी तो स्क्वायर कर पाऊं, या 2-4 बार डेसिमल के बाद हो तो कर पाऊं। 2.9999999999 कितने नाइनों को करूं तो बड़ी दिक्कत है। तो अब डिप्लोमेटिक चीजें शुरू होती हैं, अब शुरू होती हैं डिप्लोमेटिक चीजें। पॉज करके लिखते रहना, एक माइंडसेट बना लेना इस चैप्टर का। अब शुरू होती हैं डिप्लोमेटिक चीजें, सुनना मेरी बात। डिप्लोमेटिक जानते हो? जब फायदा हो डिप्लोमेटिक जब फायदा होगा तो एग्जैक्ट मान लूंगा, एग्जैक्ट है नहीं। और जब फायदा नहीं होगा तो वही मानूंगा जो दे रखा होगा। बड़ी अजीब सी बात है, समझना। जब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा ये 2.999999 और कोई दिक्कत भी नहीं चल रही होगी तो एग्जैक्ट भी मान लूंगा। जैसे है बताओ, देखो है तो मैं कैसे करता, मैं ना बुद्धि लगाता। यार मैंने काट दिया क्या वो? देखो मैं बुद्धि लगाता कैसे, मुझसे पूछा था लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। मुझे पता है x बराबर 3 नहीं है, पर मैं थोड़ी देर के लिए x बराबर 3 मान लेता हूं। बताओ क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट मानने से ना इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, तो मान लेता हूं एग्जैक्ट मानूंगा तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12 प्लस का 2, 9 और 12 21, 21 और 2 23। फिर मैं कहूंगा, फिर देखना मैंने मान लिया है वो x टेंडिंग टू 3 नहीं है, माना है। क्यों माना है? उस सबसे बचने के लिए 2.9999 का स्क्वायर, क्योंकि आता ही नहीं है इतना लंबा स्क्वायर मुझसे, कहां पे जाकर 9 रुकेगा पता ही नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको 3 मान लिया, 3 है नहीं मान लिया है, जिससे कि मेरे दिमाग से टेंशन उतर जाए। फिर मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा, जब मैं फाइनल आंसर निकाल चुका हूंगा तब मैं खुद से पूछूंगा कि यार 23 क्या सही में आंसर है? तो मेरा मन कहेगा नहीं यार 23 तो तब आंसर है जब मैंने 3 माना था, ये तो 3 के पास नहीं है, 3 के पास नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगा लास्ट में? लो दिमाग देखना तुम भाई, मैथमेटिशियन जो है ना ऐसे अजीब से दिमाग लगाते हैं। लो अपनी गलती सुधार ली, 23 आंसर नहीं आएगा, 23 तो तब आता जब ये 3 होता, आंसर आएगा टेंडिंग टुवर्ड्स 23। समझे? 2.999999 को थोड़ी देर के 3 मान लिया, क्योंकि 2.9999 पे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है यार। डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेट क्या करते हैं? डिप्लोमेट यही करते हैं ना, डिप्लोमेटिक लोग यही करते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे ट्रीट कर लिया, मेरा फायदा हो रहा तो क्यों ना करूं, तो मैं 3 मान लिया। 3 था नहीं, समझो इस बात को, 3 है नहीं, लेकिन मैंने कहा 3 से कर लिया जो भी आंसर आया।
अब मैंने सोचा अरे यार ये 23 आंसर तो बराबर तब आता जब बराबर 3 पर निकाला होता, लेकिन ये बराबर 3 पर निकाला नहीं है, तो क्या आएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स। जो गलती थी उसको लास्ट में सही कर लिया। ये लगेगा, ये चलेगा इस टॉपिक में, डिप्लोमेटिक आंसर्स। डिप्लोमेटिक सोच लगानी पड़ेगी। ये मुझे भी पता है कि एग्जैक्ट पर चीजें अलग हैं, लिमिट पर चीजें अलग हैं। जब मेरा फायदा हो रहा होगा एग्जैक्ट मानने से तो मान लूंगा, और लास्ट में अपनी गलती को सुधार लूंगा। और जब मुझे लगेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू मानने से प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं मानूंगा। समझ में आ रही है बात? समझे कैसे कैसे? दोबारा बता रहा हूं, डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है। मुझे पता है x 3 नहीं है, मुझे लग रहा है कि x को 3 मानने से फायदा हो रहा है तो मान लूंगा, और लास्ट में मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए टेंडिंग टुवर्ड्स लगा दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है x बराबर 3 पर नहीं निकाला तो बराबर 23 नहीं आएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स आएगा, क्योंकि मैंने टेंडिंग टुवर्ड्स 3 ही निकाला है, क्योंकि निकालना तो मुझे टेंडिंग टुवर्ड्स 3 ही था। गलती सुधार लिया लास्ट में मैंने, पहले 3 मान लिया, ये गलती करी है क्योंकि 3 है नहीं, 3 है नहीं, 3 है नहीं। फिर बाद में जो भी आंसर आया 3 मानने के बाद, क्योंकि 3 था नहीं तो मैंने अपनी गलती सुधार ली टेंडिंग टुवर्ड्स लगा के। अब यहां फायदा हो रहा था तो मैंने बराबर मान लिया, लास्ट में गलती सुधार ली। पैटर्न नहीं है, पहले मान लो गलती सुधार लो, क्योंकि बराबर मानने से फायदा हो रहा है। और जब बराबर मानने से फायदा नहीं होगा तो मैं वही मानूंगा जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। डिप्लोमेटिक चीजें, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस बात को, समझते हैं इस बात को, कैसे कैसे कैसे। मजा आएगा भाई तुम्हें, मजा मजा बहुत मजा। देखो जरा देखते हैं, जैसा हमने आंसर अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही दिया था। देखो हमने क्या सॉल्व करा था, लिमिट x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x। हमने अभी भी डिप्लोमेटिक चीजें करी थी, देखो जरा ध्यान दो। मुझे पता है कि x बराबर 3 नहीं है, तो पहले तो मैंने फैक्टर कर लिए। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं करा, पहले मैंने फैक्टर कर लिए। पहले मैंने करे फैक्टर, इसको समझाने में मैं बहुत टाइम लगाऊंगा बेटा, जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ जाएगा। लिमिट एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, पता तो हमें सब कुछ है कि 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, लेकिन बहुत खेल खेलना पड़ता है लिमिट का आंसर लाने के लिए। x माइनस 3 से x माइनस 3 काटा, क्योंकि x 3 नहीं है, 3 से छोटा बड़ा है, तो एक कांस्टेंट की तरह चल रहा होगा तो कट जाएगा। अब क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3। अब मेरा फायदा हो रहा है यहां पर, नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं x को थोड़ी देर के लिए 3 मान लेता हूं। 3 नहीं है, डिप्लोमेटिक फायदा हो रहा है मेरा, 3 मानूंगा x को, तो 3 प्लस 3 6। जब 3 होता तो 6 आता, जब 3 नहीं है तो 6 भी नहीं आएगा। 3 तो मान लिया है थोड़ी देर के लिए, जिससे वैल्यू आ जाए कितनी आ रही है, 3 माना तो 3 प्लस 3 6, तुरंत 6 आ गया। फिर मैं खुद से ही क्वेश्चन करूंगा, यार सच में 3 था कि नहीं था, तो क्यों आंसर लिख रहा हूं बराबर में, टेंडिंग टुवर्ड्स लिखता हूं, गलती खत्म हो गई मेरी, बराबर हो गया, बैलेंस होगी बात। अगर मैंने इसको फैक्टराइज नहीं करा होता, देखो कितनी प्रॉब्लम हुई होती। देखो जरा, फैक्टराइज करना भी ना मेरी प्रॉब्लम को, लिमिट को सॉल्व करना आसान नहीं है, दिखाता हूं मैं तुम्हें। एक तो एग्जैक्ट वैल्यू को सॉल्व करना आसान नहीं है, ऊपर से लिमिट को सॉल्व करना भी आसान नहीं है। देखो साबित करता हूं, क्यों फैक्टर कर रहा हूं। तुम्हारा दिमाग मारा सर फैक्टर क्यों कर रहे हो तुम, लो जरा देखना। अगर मैं इसको ऐसे पुट कर दूं, मुझे पता है एक्सटेंडिंग टू 3 का मतलब ये होता है 3.0000.1 का स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन 3.0000.1 माइनस 3 निकालना आंसर। तुम्हारा आंसर टेंडिंग टुवर्ड्स 6 नहीं आएगा। अगर तुम फैक्टर से करोगे, देखो कितना आसानी से आंसर आ गया लिमिट का। लेकिन अभी भी मैं लिमिट का ही क्वेश्चन कर रहा हूं, उसी मीनिंग से कर रहा हूं, लेकिन अब निकाल के दिखा दो तुम आंसर। उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन 2 तरीके सोचने के। एक डायरेक्ट सोच कि डायरेक्ट जो मतलब है उसको पुट कर दिया, आंसर निकाल रहा हूं, और एक इनडायरेक्ट, पहले कुछ काटा पीटी कर लेते हैं, फिर छोटा सा हो जाएगा, तब लिमिट का आंसर निकालना आसान होता है, तो इसलिए फैक्टराइज करके निकालूंगा। एक सोच ये है और एक डायरेक्ट सोच है। देखो डायरेक्ट सोच में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, करो नहीं तो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। एक और डायरेक्ट सोच, एक और डायरेक्ट सोच, भाई साहब दिमाग में ना घुसा दूंगा इस बात को। डायरेक्ट सोच नहीं निकल रहा ना आंसर इतनी आसानी से, लिमिट का आंसर भी नहीं निकल रहा तुमसे इतनी आसानी से, एग्जैक्ट तो छोड़ दो। अब तुम कहोगे सर आप जो डिप्लोमेटिक बात करते हो ना उसको यूज करो, कि एक्स को थोड़ी देर के लिए 3 मान लो, तो नुकसान हो रहा है उससे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, और 3 में से 3 गया 0। मैंने कहा ना डिप्लोमेसी मुझे तभी करनी है जब मेरा फायदा हो रहा हो उससे, मतलब यहां पर मैं डिप्लोमेसी नहीं लगा सकता।
यहां पर मैं डिप्लोमेसी नहीं लगा सकता। समझो, प्लीज समझो मैं क्या कह रहा हूं इतनी देर से। क्वेश्चन आया, मैंने उसका मतलब समझा कि x 3 नहीं है, मतलब को सीधे लगा दिया क्वेश्चन में। तो भैया क्वेश्चन हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने सोचा, सर ने बताया डिप्लोमेसी कर लो, x 3 नहीं है, लेकिन x को थोड़ी देर के लिए 3 के बराबर मान के देख लो क्या हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मैंने मान के देखा, डिप्लोमेसी करी। डिप्लोमेसी मतलब वो सच्चाई नहीं है, मैंने 3 माना थोड़ी देर के लिए, मुझे भी पता है 3 नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 बाय 0। लो डिप्लोमेसी ने तो काम ही खराब कर दिया। जैसे यहां पर डिप्लोमेसी ने काम खराब नहीं करा था, यहां पर डिप्लोमेसी ने काम खराब नहीं करा था। कहां पर गया वो क्वेश्चन, चलो मैं दिखा दूंगा दोबारा से। यहां पर डिप्लोमेसी ने काम खराब कर दिया। फिर मैं कह रहा ना तो डायरेक्ट जो मीनिंग होता है कि x टेंडिंग टू 3 है, ना तो वो काम कर रहा, ना मेरा झूठ मूठ की चीज काम कर रही डिप्लोमेसी। तो मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन नीचे x माइनस 3 है। फिर क्या करा मैंने, भाई x 3 के बराबर नहीं है तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा होगा, कट जाएगा। फिर क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3। अब मैं कहूंगा कि डायरेक्ट लगाता हूं इसको। डायरेक्ट क्या मीनिंग है भाई, पहले डायरेक्ट नहीं लगा, फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, फिर डायरेक्ट सोचना शुरू करा। यार x की जगह अगर मैं 3.0000000 डॉट 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 1 लिख दूं तो क्या आंसर आएगा, 6.0000 डॉट 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 1 आएगा, नहीं आएगा? तो इसी का मतलब तो होता है टेंडिंग टुवर्ड्स 6। भाई 6.0000 डॉट डॉट 1 को टेंडिंग टुवर्ड्स 6 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हो। आ गया आंसर, डायरेक्ट से ही आ गया, तब नहीं आ रहा था, अब आ गया। यानी लिमिट को भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करके लिमिट का मीनिंग लगाना पड़ेगा। डिप्लोमेसी भी इतनी आसान नहीं है। देखो यहां पे डिप्लोमेसी लग जाती, यहां पे नहीं लगी, यहां पे डिप्लोमेसी नहीं लगी, यहां पे लग जाएगी। तो क्या मतलब है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3। अब मैं डिप्लोमेसी लगा रहा हूं, मुझे पता है x 3 नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए 3 मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए 3 माना, 3 प्लस 3 6 लिख लिया मैंने। फिर मैंने खुद के आंसर अंदर ही क्वेश्चन पूछा कि यार क्या सच में 3 पुट कर सकता था मैं, क्या सच में क्वेश्चन 3 पुट करने के लिए कह रहा था? तो अंदर से जवाब आएगा नहीं भाई, x तो 3 था ही नहीं, तो आंसर 6 नहीं होगा, तो आंसर भी 6 नहीं होगा, आंसर होगा टेंडिंग टुवर्ड्स 6। यानी यहां से हमने एक बात सीखी कि लिमिट का आंसर निकालना भी आसान नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो फेल होती है, उसका तो आंसर निकालना वैसे ही आसान नहीं है। लिमिट पर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी निकालना इतना आसान नहीं है। यहां पर मैंने प्रूफ करी है बात, उसको भी आपको थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा, तब लिमिट का मीनिंग आप पुट कर सकते हो, तब आंसर आ सकता है। ऐसे ही डिप्लोमेसी लगाना भी इतना आसान नहीं है। डिप्लोमेसी देखो यहां पे फेल हो गई थी, मैंने जैसे थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करा क्वेश्चन को, अब देखो डिप्लोमेसी भी पास हो गई, डिप्लोमेसी ने भी आंसर दिला दिया। यानी एक बात समझ में आई हमारे इस चैप्टर में कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे रहा है वो चाहे लिमिट पे ही दे रहा हो, उस लिमिट के क्वेश्चन को भी हैंडल करना इतना आसान नहीं है बेटा, समझ रहे हो? उसके लिए भी आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, तभी आप लिमिट का मीनिंग लगा के उसका आंसर ला सकते हो। नहीं तो ऐसे ही फंसे रहोगे हर क्वेश्चन में, ऐसे ही फंस जाओगे, ऐसे ही फंस जाओगे क्वेश्चन में। देखो और बताता हूं, और बताता हूं, और बताता हूं, साबित करूंगा इस बात को। लिमिट, लो मैंने क्वेश्चन बना दिया, x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x और प्लस का साइन x इंटू कॉस x माइनस का x स्क्वायर माइनस का लॉग x। लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमने क्या सोचा कि यार 0 पर चीजें फेल हो रही होंगी, ये हो रही हो ना हो रही हो, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेता हूं कि फेल हो रही होंगी 0 पे, इस वजह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया लिमिट पे। अब एग्जैक्ट पॉइंट पर चीजें फेल हो रही थी, इस वजह से उसने क्वेश्चन बना दिया लिमिट पे। लेकिन ये लिमिट का क्वेश्चन भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, लिमिट की डेफिनेशन लगा के भी नहीं होगा। देखो लिमिट की डेफिनेशन लगाता हूं, फिर करके दिखाना सॉल्व।
साइन एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये होता है 0.0000000 डॉट 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 1 का स्क्वायर प्लस साइन 0.0000 डॉट 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 1 कॉस 0.0000 डॉट 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 1 माइनस एक्स 0.0000 डॉट 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 1 का स्क्वायर माइनस का लॉग 0.00000 डॉट 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 1। लो करना सॉल्व एग्जैक्ट पे नहीं हो रहा, लो लिमिट पे करके दिखा दो तुम लोग, लिमिट का मीनिंग लगा के। कहोगे यार सर साइन जीरो की वैल्यू तो आती है पर 0.0000 डॉट 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 1 पर साइन क्या वैल्यू देता है इस एंगल पे पता ही नहीं है। दैट मींस लिमिट का आंसर निकालना भी इतना आसान नहीं है, खोपड़ी में रख लो इस बात को, हमें उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। एक तरीका, हमें डिप्लोमेटिक चीजें लगानी पड़ेंगी, दूसरा तरीका डिप्लोमेटिक चीजें और जो LH रूल है वो डिप्लोमेटिक चीज ही है। समझ में आई? अब लिमिट का आंसर निकालना अभी भी आसान नहीं है, जबकि मीनिंग तो मैंने वही लगाया है जो लिमिट कहना चाह रही है, फिर भी आंसर नहीं निकाल पा रहा मैं, मुझे पता ही नहीं है 0.0000 का स्क्वायर कितना होता है, साइन कितनी वैल्यू रखता है, कॉस कितनी वैल्यू रखता है, लॉग कितनी वैल्यू रखता है, वी डोंट नो। फंस गए ना? तो दो तरीके होते हैं, या तो चीजों को मिनिमाइज करो फिर लिमिट यूज करो, या डिप्लोमेसी करो कि वो जीरो है नहीं, जीरो उसको मान लो, फिर पूरे का आंसर निकाल लो, फिर बाद में ये एरो लगा दो कि अगर जीरो रखा होता तो वैसा आंसर आया, लेकिन जीरो तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसलिए आंसर टेंडिंग टुवर्ड्स आएगा। भैया 3 पे निकालूंगा 2 पे निकालूंगा तभी तो बराबर आएगा, बराबर पॉइंट पे ही बराबर वैल्यू आ सकती है, जब पॉइंट ही बराबर नहीं है तो वैल्यू भी बराबर की नहीं आएगी, वो हमेशा क्या आएगी, टेंडिंग टुवर्ड्स। तो गलती को सही करना होता है, पहले डिप्लोमेसी करो और फिर ये लगा कि गलती सही कर लो। तो जो LH रूल है ना, अब आ रहा हूं मैं पॉइंट पे भाई, इतनी मेहनत करने के बाद सीरियसली इतना एनर्जी के साथ ये चैप्टर पढ़ाया है, शायद ये चैप्टर इस तरीके से किसी ने बताया हो आपको, ठीक है ना? चलो भाई, तो ये जो LH रूल लगाता हूं ये भी एक डिप्लोमेसी है। LH रूल आपने पढ़ा होगा, बहुतों ने पढ़ाया होगा, डिप्लोमेसी। मैं किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बस मेरा काम इतना है कि मेरा स्टूडेंट जब चैप्टर पढ़े तो उसको पता हो कि वो चैप्टर में क्या पढ़ रहा है। हर चैप्टर में मैंने डिफरेंशिएशन भी बताया आपको, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, लिमिट्स का भी बताऊंगा, कंटिन्यूटी का बताऊंगा, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हर एक चीज का आपको मतलब बताऊंगा, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है। LH रूल भी एक डिप्लोमेसी ही है, प्रूफ करता हूं। LH रूल के क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए LH रूल लगाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं लगाते। अब देखना, सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना, नहीं तो फिर भटक जाओगे। सुनो, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहले मैं बताऊंगा इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। भाई सुनो सुनो बाबू, सुनो, लिमिट पर सोचना कैसे है आपको, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चनों में ऐसे सोचना है, फिर आपके दिमाग में एक बार फिट बैठ गई ना चीज कि हम क्या कर रहे हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर तो आंसर निकालो सीधे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर क्यों बनाई, कोई तो प्रॉब्लम रही होगी। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, पहले वो एक बार देख लेते हैं। हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या रही थी पीछे, जिसकी वजह से क्वेश्चन लिमिट पे बनाने की जरूरत पड़ी, फिर लिमिट पे सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार देख रहा हूं, बस ऐसे मेरा मन कर रहा है, तो ए पुट करा मैंने एक्स की जगह, लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं अभी मैं इसके बैकग्राउंड की स्टोरी कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिमिट पर बनाया क्यों, क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत थी उसे, तो मैंने एक्स की जगह ए बराबर में पुट करा। तुम कहोगे बराबर तो है ही नहीं, फिर कह रहा हूं लिमिट पे क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं, नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं एक बार देख रहा हूं एग्जामिनर ने लिमिट पे ही क्यों क्वेश्चन बनाया। तो 3a माइनस ए अंडर रूट 2a और a प्लस ए अंडर रूट 2a अपॉन a माइनस ए, यानी 0/0 फॉर्म चल रही होगी। और 0/0 फॉर्म जो है वो ग्राफ की वैल्यू कहां रिप्रेजेंट करें ये नहीं बता पाती है मुझे, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इस फंक्शन की मैं वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ, कहां पर, x बराबर a पर, इस फंक्शन की मैं वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ x बराबर a पर, वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ, इस वजह से इसने क्वेश्चन लिमिट पर बनाया।
अब तक मैंने इतना जाना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना ना 2 4 तक यही चीज दिमाग में रखना, एक बार फिट हो गई तो बात बन जाएगी कि अच्छा ये चीज रही थी, इसकी वजह से क्वेश्चन यहां बना है। अब आई लिमिट की बात कि चलो भाई एग्जामिनर ने इस पर फेल हो रहा था x बराबर a पर, इसलिए लिमिट पे बना दिया, कोई टेंशन नहीं है, मैं निकाल लेता हूं आंसर। अब इसको अगर मैं पढ़ूं तो इसका मतलब पता क्या, अगर मैं लिमिट का डायरेक्ट मीनिंग लगाऊं तो डायरेक्ट मीनिंग ऐसा लगेगा 3 इंटू ए से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, ए से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, ऐसे a दशमलव 0 0 0 डॉट 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 a माइनस का a। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं कि एग्जैक्ट क्या मतलब होता है भाई। लो कि भाई एग्जैक्ट लिमिट वाले ही मेथड से लिमिट पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया और आपने उसका मीनिंग लगा दिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। लो भाई माइनस करके दिखाना फिर तुम्हें दम है तो सॉल्व। a.000 डॉट 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 1 प्लस का a अपॉन फिर आया a.0000 डॉट 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 1 माइनस का a। करके दिखाना सॉल्व, करके दिखाना, करके दिखाओ सॉल्व, करके दिखाओ सॉल्व एग्जैक्ट लगा के। तुम्हें यही नहीं पता होगा कि इस वाले में से घट के कितना आएगा, तुम कहोगे 0.00000000000 डॉट 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 1, यही कहोगे ना, यही कहने वाले हो तुम लोग। फिर ऊपर कितना आएगा इसमें से घट के और ये प्लस होके, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में, नहीं ट्राई कर लो तुम लोग, कितना नीचे आएगा कितना ऊपर आएगा तुम्हें पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा तुम्हें कितना ऊपर आएगा कितना नीचे आने वाला है। नहीं है भाई आसान, डायरेक्ट लिमिट का मीनिंग लगा के क्वेश्चन आसान नहीं, आसानी से सॉल्व नहीं होता। फिर हम खेलते हैं डिप्लोमेसी। क्या खेलते हैं? डिप्लोमेसी, कि भैया लिमिट का ही आंसर निकालना है, लिमिट का ही आंसर निकालना है, लिमिट का ही आंसर निकालना है, निकाल नहीं पा रहा हूं तो डिप्लोमेसी करूंगा। एक डिप्लोमेसी से करते थे, एक मिनिमाइज करके, दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं आपको डिप्लोमेसी से कराऊंगा, क्योंकि जब मिनिमाइज करने का तरीका था वो बोर्ड में लगाते थे हम, ठीक है ना, अब एनडी करने थोड़ा जल्दी करेंगे तो हम डिप्लोमेसी करेंगे। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी डिपेंड करती है चीटिंग पे। एक मुझे पता चल गया कि भाई दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, या तो थोड़ा मिनिमाइज करूं तब लिमिट पुट करूं, या डिप्लोमेसी लगाऊं। क्या लगाऊं? डिप्लोमेसी। दो ही तरीके होते हैं इस चैप्टर करने के। अब जो फैक्टराइजेशन का मेथड है, मिनिमाइजेशन का मेथड है, वो बोर्ड में कर चुके हैं, वो टाइम लेता है, हम लगाएंगे डिप्लोमेसी। ठीक है, डिप्लोमेसी किस बात पे, कैसे पता चलेगी कौन सी डिप्लोमेसी लगानी है? हमारे पास बहुत सारी डिप्लोमेसी होंगी, जैसे एलएच रूल एक डिप्लोमेसी है, फिर आपको एक लगेगा आपको क्या कहते हैं एलसीएम का रूल, एक लगेगा रेशनलाइजेशन का रूल। ठीक है, अब कैसे रूल लगने वाले हैं, अब वो कैसे पता चलेगी कौन सा रूल लगाना है आपको, कौन सा डिप्लोमेसी का रूल लगाना है? तो उसके लिए हिंट होती है, वो जो हम करते हैं ना वो हिंट होती है हमारी। एक्चुअली हम समझते हैं कि हमने 0/0 को सॉल्व करा है, गलत, हमने लिमिट को सॉल्व करा है, वो तो एक हिंट है, सुनना ध्यान से। तो मैं ना हिंट निकालूंगा, मुझे इस डिप्लोमेसी के बारे में पता चलती है कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम रही थी, फिर ये लिमिट पर बनाया, तो फिर कौन सी डिप्लोमेसी लगाऊं। ये बात दिमाग से निकाल देना कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आई तो उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका एलएच रूल है, नहीं, इस लिमिट को सॉल्व करने का तरीका एलएच रूल है। ध्यान रखना, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी गलती, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी गलती, इस चैप्टर की सबसे बड़ी गलती, हम सोचते हैं कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका है। दैट मींस इस बात को जोड़ूं कि आपने 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या आंसर आता है वो निकाल लिया। दैट मींस आपने 0/0 का आंसर निकालना सीख लिया कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो हम उसका आंसर निकालना सीख गए, उसको सॉल्व करना सीख गए। गलत, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, उसकी वजह से लिमिट पे क्वेश्चन बनता है, और इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। तो डिप्लोमेसी का जो तरीका होता है वो एलएच रूल होता है। तो एलएच रूल 0/0 फॉर्म का सॉल्यूशन नहीं है, एलएच रूल उस लिमिट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिर एलएच रूल का हमें पता कैसे चलेगा कि कब लगाना है? वो जो 0/0 है वो एक हिंट है, 0/0 को सॉल्व करने का तरीका एलएच रूल नहीं है। 0/0 प्रॉब्लम रखने वाले लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एलएच रूल है। सुन लो ये बात, लिख लो ये बात, 0/0 प्रॉब्लम रखने वाले लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एलएच रूल है, 0/0 को सॉल्व करने वाला नहीं है।
वो लिमिट का क्वेश्चन जो बैकग्राउंड में 0/0 नाम की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एग्जैक्ट वैल्यू पर, उस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एलएच रूल है। 0/0 प्रॉब्लम रखने वाले लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एलएच रूल है। लिमिट को ही करने वाला तरीका एलएच रूल है। कहोगे ये क्या मतलब है? भैया लिमिट को सॉल्व करना भी आसान नहीं है, तो हम लिमिट को ही सॉल्व कर रहे हैं एलएच रूल की हेल्प से। तुम कहोगे ना कि नहीं सर तो गलत बता रहे हैं। बेटा लिमिट को सॉल्व करना भी आसान नहीं है, थोड़ी देर पहले ही प्रूफ करके दिखाया है। तो उस लिमिट के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं हम। किस तरीके से? एलएच रूल के तरीके से, उस लिमिट के ही क्वेश्चन को, 0/0 को नहीं। अगर 0/0 को सॉल्व करना होता तो डैट मींस तुम तो साइंटिस्ट बन गए, तुमने तो 0/0 का आंसर दे दिया। 0/0 प्रॉब्लम रखने वाले लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एलएच रूल है। तो वो जो 0/0 है वो एक हिंट है, इसलिए मैं सबसे पहले चेक करता हूं क्या प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से लिमिट का क्वेश्चन बना, जिस वजह से मैं उसमें एलएच रूल लगाऊंगा। 0/0 एक हिंट होती है सिर्फ। 0/0 क्या होती है? सिर्फ एक हिंट कि अगर इस प्रॉब्लम का लिमिट का क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने तो उसमें एलएच रूल लगाऊंगा। ये हिंट कि अगर 0/0 फॉर्म रखने वाले फंक्शन को उसने लिमिट के क्वेश्चन में कन्वर्ट करा है तो उसमें मैं एलएच रूल लगाऊंगा। दिस इज द एग्जैक्ट बात, लिख लो ये बात। 0/0 हिंट वाले या प्रॉब्लम रखने वाले लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, लिमिट को सॉल्व करने का तरीका। समझ में आई ये बात? चलो लिख लो ये बात। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। करते कैसे हैं, एलएच रूल कैसे लगाते हैं बताता हूं मैं। एक क्वेश्चन करा के जा रहा हूं आराम से। अब स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पता करता हूं। प्रॉब्लम मतलब वो हिंट है, एक हिंट है। क्या हिंट है? कि इस हिंट की, इस प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन बना होगा लिमिट का, और इस लिमिट को भी सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो क्या करूं? डिप्लोमेसी लगाऊं। तो कौन सी डिप्लोमेसी लगाऊं वो कौन बताएगा कि बैकग्राउंड में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से ये लिमिट का क्वेश्चन बनाना पड़ा। तो वो मैं बस सिर्फ हिंट के लिए निकाल रहा हूं कि कौन सी डिप्लोमेसी लगाऊं। तो प्रॉब्लम चेक करता हूं। तो प्रॉब्लम कैसे चेक होती है? प्रॉब्लम चेक होती है एग्जैक्ट पॉइंट पर। प्रॉब्लम वहीं तो रही होगी तभी तो लिमिट का क्वेश्चन बना। तो जब भी प्रॉब्लम चेक करोगे तो आप बराबर रखोगे। ये प्रॉब्लम चेक कर रहे हो, आंसर नहीं कर रहे हो। तो ए पुट करा, 3a में से ए गया 2a, a प्लस ए 2a, √2a कैंसिल आउट 0, और a में से गया 0। ये प्रॉब्लम रही थी बैकग्राउंड में जिसकी वजह से ये लिमिट का क्वेश्चन बनाना पड़ा एग्जामिनर को, और इस लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ेगी। और जब भी 0/0 नाम की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसकी वजह से लिमिट का क्वेश्चन बनता है तो हम डिप्लोमेसी में एलएच रूल एज अ सॉल्यूशन यूज करते हैं। देखो जोड़ दी मैंने सारी बात, नहीं तो इस बात को लिख लेना अपनी कॉपी पे, यही रिदम है। 0/0 प्रॉब्लम होने की वजह से लिमिट का क्वेश्चन बना, लिमिट का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एलएच रूल लगाऊंगा। 0/0 सिर्फ एक हिंट है, हिंट कि इस जब भी 0/0 फॉर्म, सुनो लिखना इस पॉइंट को, जब भी 0/0 फॉर्म बैकग्राउंड में बन रही होगी जिसकी वजह से लिमिट का क्वेश्चन बनाया होगा तो उस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डिप्लोमेसी लगेगी वो डिप्लोमेसी एलएच रूल होगी। और इस बात की हिंट उस बैकग्राउंड ने मुझे दी है, सिर्फ हिंट। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, सॉल्व मैं इसी को कर रहा हूं। इसकी वजह से मुझे हिंट मिल गई डिप्लोमेसी की। इससे ज्यादा अच्छे से समझा नहीं सकता इस बात को। तो कैसे लगता है एलएच रूल? अब मुझे पता चल गया बैकग्राउंड में 0/0 बन रहा है तो डिप्लोमेसी मुझे लगानी है एलएच रूल। मैंने फाइनल कर लिया कि ये डिप्लोमेसी मुझे लगानी है एलएच रूल। ठीक है, लगाते हैं। अब कैसे लगता है एलएच रूल? उसके तरीके होते हैं। सबसे पहले एलएच रूल में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। मजा आ जाएगा डिफरेंशिएशन का, अभी तो सीखा कुछ दिन पहले। अब किसके रेस्पेक्ट में करते हैं हम? जिस वेरिएबल की लिमिट दे रखी है। जैसे यहां पर x टेंडिंग टू a दे रखी है, तो किसकी लिमिट दे रखी है? x की। तो इसी के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा। पहली बात, इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा।
बदल भी देता है, वो एच कर देता है, तो एच के रेस्पेक्ट में होगा, बाकी सब कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलएच रूल लगाने के लिए हमें हिंट होनी चाहिए 0/0 बैकग्राउंड की, तब मैं डिप्लोमेसी में एलएच रूल, डिप्लोमेसी तब मैं डिप्लोमेसी एज एलएच रूल लगाऊंगा, ठीक है ना। फिर हम लगाना कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लिमिट किसकी दे रखी है। तो एक्स की लिमिट है, तो हम फैसला करेंगे कि भैया एक्स की लिमिट है, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। अब कैसे डिफरेंशिएशन होता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन के चैप्टर में तो अगर ऐसा आता था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो u अपॉन v लगाते थे, फर्स्ट अपॉन सेकंड का डिफरेंशिएशन। लेकिन एलएच रूल अपने आप में एक रूल है, वो क्या कहता है कि जिसकी लिमिट दे रखी है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो न्यूमरेटर का, बिल्कुल अलग। फिर जिसकी लिमिट दे रखी है, x की लिमिट दे रखी है, उसी के रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर का क्या करो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल अलग। चलो करते हैं फिर, ये नोट कर लेना, जिसकी लिमिट दे रखी होती है नोट कर लेना, ऐसे ही जिसकी लिमिट दे रखी होती है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट करते हैं हम। चलो भाई, तो भाई करना शुरू करते हैं। तो भैया x की लिमिट रखिए, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x। अब जिसको x माना, जो x नहीं था अंदर वाला, उसको दोबारा डिफरेंशिएट, चेन रूल लगा रहा हूं, तो x का 1 3 बाहर आ जाएगा और a का 0, माइनस 1/2 अंडर रूट x, जिसको x माना उसको दोबारा, x का 1 a का 0, 1 + 0 1 होता है, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन नीचे का बिल्कुल अलग उसी के रेस्पेक्ट में जिसकी लिमिट दे रखी है, x के रेस्पेक्ट में, x का 1 a का 0। अब सुनो, अब मैंने क्या कर दिया, डिप्लोमेसी लगा दिया, डिप्लोमेसी लगाने के बाद ये आ गया है। चलो ठीक है, आओ जरा, अब मैं क्या करूंगा, अब भी ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ये क्वेश्चन कि अब भी मुझे इसको लिमिट पे भी सॉल्व करना मुश्किल है, तो मैं फिर से डिप्लोमेसी लगाऊंगा। कौन सी डिप्लोमेसी, मैं फिर से डिप्लोमेसी लगाऊंगा। कौन सी डिप्लोमेसी, ठीक है। तो भाई मैं कहां पहुंच गया था, 1 मिनट, शायद कट रहा होगा, ठीक है। चलो देखो भाई, मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, मैं फिर से डिप्लोमेसी लगाने वाला हूं। अब कौन सी डिप्लोमेसी लगाने वाला हूं, ध्यान से सुनना भाई, कौन सी डिप्लोमेसी। यार लिमिट का क्वेश्चन यही तंग कर रहा था कि मैं डायरेक्ट मीनिंग लगा रहा था तो हो नहीं रहा था, मैंने लगाई डिप्लोमेसी, कौन सी, एलएच रूल लगा दी मैंने, तो यहां आ गया। मैं फिर से लिमिट का मीनिंग लगाने की कोशिश कर रहा हूं। लिमिट का मीनिंग क्या कहता है, एक्स ए के पास नहीं है, अब यहां पर पुट करूंगा 3 × a.0001, फिर से दिक्कत देगा, तो मैं फिर से डिप्लोमेसी लगाऊंगा। कौन सी डिप्लोमेसी, एलएच रूल की डिप्लोमेसी लगा चुका हूं, अब मैं लगाऊंगा, मैं x बराबर a मान के चलूंगा थोड़ी देर के लिए, कि उससे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर तकलीफ हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, तो फिर मैं वैसा नहीं करूंगा। मैंने a मान लिया थोड़ी देर के लिए, मैंने a माना, तो a माना, तो यहां कितना आया, 3a - a, 2a आया, कितना आया, 3/√2a इंटू 2 माइनस 1/2 a + a 2a, नीचे तो 1 आया। अब मेरी डिप्लोमेसी काम कर गई, जो ऊपर नहीं करी थी। देखो ऊपर नहीं करी थी, ऊपर मैंने लिमिट का मीनिंग लगाया तब भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मैंने नॉर्मल डिप्लोमेसी लगाई तब भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर मैंने एलएच रूल वाली डिप्लोमेसी लगाई, यहां आ गया, फिर मैं नॉर्मल डिप्लोमेसी लगाऊंगा। नॉर्मल मतलब बराबर मान के लगा देते हैं जो हम, ऊपर देखो दिक्कत होती, नॉर्मल डिप्लोमेसी लगाता हूं, ऊपर लगाता हूं नॉर्मल डिप्लोमेसी, लगाना जरा, मैंने x बराबर a माना, नॉर्मल डिप्लोमेसी का कहती थोड़ी देर के लिए a मान लो, मुझे पता है a नहीं है, तो अगर मैं नॉर्मल डिप्लोमेसी लगाता, चीटिंग करता, 3a में से गया 2a, a + a 2a, a में से गया 0, √2a में से √2a गया 0/0। नॉर्मल डिप्लोमेसी से मैं परेशान, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मेरा काम ही नहीं हुआ। फिर मैंने लगाया लिमिट का मीनिंग, एक तो नॉर्मल डिप्लोमेसी जो नहीं था वो करके देखा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर बाद में लगा देता हूं मैं एरो, याद है ना तुम्हें आंसर में, काम नहीं करी। फिर मैंने लिमिट का एग्जैक्ट मतलब लगाया,
जो एग्जैक्ट था, एक्स ए नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने डिप्लोमेसी करी थी, फिर मैंने एक्स टेंडिंग टू ए पॉइंट 000 रखा, फिर भी मुझे दिक्कत हुई यार, पॉइंट को कैसे सॉल्व करूं मैं अंडर रूट में, फिर मैंने लगाई एलएच रूल वाली डिप्लोमेसी, एलएच रूल ने यहां लगे खड़ा कर दिया, फिर मैंने लिमिट का, फिर मेरे पास दो तरीके, एक तो नॉर्मल डिप्लोमेसी और एक क्या, लिमिट का मीनिंग। अब लिमिट का मीनिंग लगाऊंगा तो फिर से दिक्कत, यहां पे फिर से एक्स की जगह लिखना पड़ेगा मुझे, एक्स क्या है ए की तरफ, यानी A.0001, फिर से सॉल्व करने में दिक्कत पॉइंट में, तो फिर मैं नॉर्मल डिप्लोमेसी लगाऊंगा। नॉर्मल डिप्लोमेसी का कहती है ऐसा आया, और ये तो दिक्कत नहीं दे रहा, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाया, क्या इस नॉर्मल डिप्लोमेसी ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाया, अरे पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा, लिमिट का मीनिंग लगा के देखा, जो सच में इस क्वेश्चन का मीनिंग है ना, नहीं हो पाया, मीनिंग तो लगा दिया, हो नहीं पाया। फिर नॉर्मल डिप्लोमेसी देखी, उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी 0/0। फिर मैंने एलएच रूल वाली डिप्लोमेसी लगाई, तो यहां क्वेश्चन आ गया। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने लिमिट का मीनिंग लगा के देखा यहाँ पे कि अब क्या लिमिट का मीनिंग लगा के क्वेश्चन हो जाएगा, फिर यार फिर मेरे हाथ ऊपर हो गए कि यार फिर से पॉइंट बन रहे हैं। फिर मेरा काम क्या है, पहले नॉर्मल डिप्लोमेसी लगाऊंगा, अगर नई बात बनी, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो फिर से एलएच रूल वाली डिप्लोमेसी लगाऊंगा। ये पैटर्न है। तो यहां पर तो काम हो गया नॉर्मल डिप्लोमेसी से ही। नॉर्मल डिप्लोमेसी पहले नहीं लगी, मीनिंग नहीं लगा, तो एलएच डिप्लोमेसी। फिर जो जो सॉल्व हो गया उसमें मैंने लिमिट का मीनिंग लगाया, नई बात बनी, फिर मैंने नॉर्मल डिप्लोमेसी लगाया, बात बन गई, तो फिर एलएच रूल क्यों लगाना है। तो 2√2 मैंने लिया, 2√2a लिया एलसीएम, तो 3 में से 1 गया 2 से 2 कट गया, 1/√2a, 1/√2a, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बेटा बहुत एनर्जी गई है मेरी इस चैप्टर में, बहुत एनर्जी। एग्जैक्ट वैल्यू पर क्वेश्चन नहीं बनता तो लिमिट पे बनाता है, लिमिट को सॉल्व करना भी आसान नहीं है, क्योंकि लिमिट का डायरेक्ट मीनिंग लगाओगे तो होता ही नहीं है, फिर डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। डिप्लोमेसी भी दो तरीके की है, नॉर्मल डिप्लोमेसी, अगर वो काम नहीं करती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रही होती है, तो हम एलएच रूल वाली या कोई और रूल वाली डिप्लोमेसी लगाते हैं। फिर वो लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, फिर से मैं एक बार चेक करता हूं कि लिमिट के मीनिंग से हो जाएगा, नहीं हो रहा तो नॉर्मल डिप्लोमेसी से हो जाएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से एलएचओ वाली डिप्लोमेसी लगाऊंगा। अब ये चीज ना तुम्हारे दिमाग में सेट बैठ गई होगी कि एग्जैक्टली हम लिमिट में क्या कर रहे हैं, कि लिमिट को सॉल्व करना ही बड़ा मुश्किल है, इसलिए डिप्लोमेसी करनी पड़ रही है। एग्जैक्ट वैल्यू को सॉल्व करना तो वैसे ही मुश्किल था, इस वजह से एग्जामिनर ने लिमिट बनाई, और लिमिट को भी सॉल्व करना आसान नहीं है, इसलिए डिप्लोमेसी करनी पड़ रही है। तो लिमिट इज ए डिप्लोमेसी। एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन बनाया, लेकिन उसको सोल्व करना भी आसान नहीं है, पॉइंट्स में जाती हैं चीजें, तो डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। तो अब हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे अगली क्लास में। मैंने समझाया कि व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट, व्हाई वी आर यूजिंग एलएच रूल, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से, है ना। और मैं एक नंबर लिख के जा रहा हूं, मुझे जरूर कमेंट करना कि आपको कैसी क्लास लगी, कुछ अलग लगा। ये मेरा नंबर है भाई, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि लिमिट का एग्जैक्ट मतलब ये होता है, ठीक है। हम फैक्टर से फैक्टर क्यों नहीं काट सकते हैं, बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेंगी आपको, है ना। चलो भाई, तो यहीं पर लेक्चर को एंड करने वाला हूं मैं। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखें, इस लेक्चर को जरूर रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो लिमिट एकदम क्लियर हो जाएगी, अब तुम किसी को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है ना। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी तुम्हारे अंदर, एक दो बार पढ़ोगे ना तो फाड़ दोगे इस चैप्टर को, है ना। कॉन्सेप्ट में समझा सकते हो आप किसी को भी, आप कि अगर किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही है तो समझा सकते हो आप उसे, या लेक्चर दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो लेक्चर, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ये लेक्चर रिवाइज कर लेना, कल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पैटर्न बनाएंगे। अब इतना थोड़ी ना समझेंगे, क्वेश्चन आएगा समझेंगे तो कैसे करेंगे पेपर में, ये तो मैंने चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखोगे, हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, कल मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।